चलिए शुरू करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड हमारा चैप्टर चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और लास्ट ब्लॉक में हमने आर्टिकल 19 के कुछ पॉइंट्स देखे थे, लेकिन स्टार्टिंग वाला पोर्शन बाकी था। तो यहाँ तक जो पढ़ाया उसमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, बोलो, है कोई पॉइंट्स? हाँ, एमसीक्यू वाला मटेरियल में आपको आज वो एमसीक्यू की बुक अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उससे आइडिया आ जाएगा कैसे पूछेंगे। हाँ, इसमें हाँ पढ़ना तो एक बार आपको है, एमसीक्यू की मैं भी बुक अभी लेक्चर के बाद दे देता हूँ, आज लेके जाओ, तो उसमें से आइडिया आ जाएगा कैसे उसको अप्रोच करना है वैसा। और कुछ है थियरी में कुछ नहीं समझ आया, कंसेप्ट वाला पार्ट तो क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? ठीक, चलो तो टॉपिक अपना शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में इनिशियली मैंने आपको बोला कि ये कुछ फ्रीडम अलग अलग दे रखे हैं, 6 फ्रीडम की बात की थी जो इंडियन सिटीजन्स को गारंटी किए गए, ये 6 पॉइंट्स का हमने बात की थी। फ्रीडम के साथ साथ ना देखो, जैसे ही यहाँ पे फ्रीडम वाला वर्ड आएगा, इम्प्लाइड है कि रिस्ट्रिक्शंस भी आने ही वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। मैंने आपको बोला भी था कि कोई भी फ्रीडम अगर एब्सोल्यूट हो, विदाउट कंडीशंस हो, अनलिमिटेड हो, तो फ्रीडम का मिसयूज होगा। ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी और मेरी बात है, दिस इज ह्यूमन नेचर। अनलिमिटेड पावर का मिसयूज स्लोली होने लग जाएगा। देखो, अगर मैं आपको आज बोलूं, मैं आपको पूछूंगा कि मैं अगर आपको अनलिमिटेड पावर दे दूं तो क्या आप उसका मिसयूज करोगे? तो बोले नहीं सर, हम एकदम ईमानदार इंसान है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आप भरोसा रखो कि ऐसा कोई मिसयूज नहीं होगा, और जितना भी आप हमें अथॉरिटी या पावर दे रहे हो ना, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। आपके मन में आज एकदम प्योरिटी भी होगी कि नहीं हम मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पावर बढ़ता जाएगा, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा ना कि यार ये सही नहीं है, आगे नुकसान होगा, बोले कुछ नहीं होगा मैं देख लूंगा, थोड़ा ईगो आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे आप मनमानी करना शुरू कर दोगे और किसी की नहीं सुनोगे। तो हमेशा ये चीज होने वाली है। तो फ्रीडम के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस होना नेसेसरी है, बट उन रिस्ट्रिक्शंस का रीजनेबल होना नेसेसरी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फिर इतने भी नहीं होने चाहिए कि लगे कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो एक होते है रोक टोक, ठीक होती है, बट एक लिमिट तक ठीक होती है। अब जैसे अब अपन उस दिन एग्जांपल आपका और आपके पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं क्योंकि उस एज ग्रुप में वो नेसेसरी है, बिकॉज आप उतने भी मेच्योर नहीं जितना आप अपने आप को समझ रहे हो, और ये बात भी अभी आपको नहीं समझ आ रही है, बाद में आएगी। तो उनको मालूम है कि यार पूरे रिस्ट्रिक्शंस रखना भी ठीक नहीं है। अब एकदम ये घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे बच्चे को, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो आप जाते हो ना, अपने दोस्तों में घूम रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, फ्रेंड्स के घर जा रहे हो, कभी गेट टुगेदर होती है, कोई इवेंट्स होते हैं, पार्टी होती है, जाने देते हैं, आपको मना नहीं करते। फिर आप बोलोगे रात को 2 बजे पार्टी है, तो मना करेंगे क्या? शाम को चले जाओ, 7-8 बजे चले जाओ, 11 बजे वापस आ जाना, दैट इज ओके। और रात को 2 बजे तक घूमने की क्या जरूरत है? घूमने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, आप जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो, लेकिन लिमिट में रहते। तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब हम यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, उनमें ना आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी साथ साथ में बताता जाऊंगा, और फिर आपको डिसाइड करना है कि वो कैसे काम करता है। रिस्ट्रिक्शन कितना रीजनेबल है कितना नहीं, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, ये डिबेटेबल है। हो सकता है आपको लगे कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लगाने वाले को लगे कि इतना तो होता ही है। तो ये मैटर जब लॉ के पार्ट पे होता है ना, तो ये सारी चीजें फिर कोर्ट में भी जाती है कि ये सही है कि गलत है, लेट द कोर्ट डिसाइड, वैसा भी होता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक जो बाकी रखा था मैंने, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हर पॉइंट में कुछ नया एग्जांपल भी आएगा, मजा आएगी। वैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब ये है, बोलने सुनने की आजादी। भाई जो मेरे मन में आएगा मैं बोल सकता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बोल सकता हूँ, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये मेरी आजादी है वैसा, और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज बोलिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही वो देखो। इट इंक्लूड्स right to make a good or bad speech and even the right of not to speak। सबसे खतरनाक चीज तो यही है, या बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट ऑफ नॉट टू स्पीक, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। गुड स्पीच, बैड स्पीच एंड राइट ऑफ नॉट टू स्पीक, 3 पॉइंट्स है। एक होता है मैं किसी के बारे में अच्छा बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, किसी के बारे में बुरा बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ, और मैं किसी के बारे में कुछ ना बोलना चाहूँ तो भी मेरी चॉइस है। तो ये प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा ये काम आती है आज के टाइम पे। ऐसा है, अच्छा बोलोगे तो चलो अच्छी बात है, बुरा बोलोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं बोलोगे ना, सेफ है, सेफ ऑप्शन, मेरे को नहीं बोलना, तो नो कमेंट्स। अब देखो इसका यूज कैसे होता है वो समझो, एग्जाम्पल समझना। हाँ ध्यान दो,
कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, कोई मूवी एक्टर है, उसकी मूवी रिलीज हो रही है। अब मूवी रिलीज होती है तो आपको पता है पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे मीडिया वालों को बुलाते हैं, ट्रेलर लॉन्च करते हैं, सारी स्टार कास्ट आई होती है, वैसे सब प्रोग्राम होता है। तो मीडिया वालों को इन्वाइट किया होता है कि हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, सारे गेस्ट होंगे यहाँ पे, सेलिब्रिटीज होंगे, आप लोग सवाल पूछ सकते हो एक्टर से मूवी के बारे में एंड ऑल दैट, एंड वो लोग रिप्लाई करेंगे, वैसा होता है। तो एक इवेंट होता है। अब सपोज इसमें ऐसा है कि जो मेन लीड एक्टर है वो स्टेज पे बैठा है, किसी रिपोर्टर ने उसको कोई सवाल पूछा, वो अपने हिसाब से आंसर करेगा। बट है ना, रिपोर्टर्स या जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो ये टीवी मैगजीन और ये मूवी मैगजीन वाले ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उनको ऐसी कोई हेडलाइन चाहिए होती है जिससे उनकी मैगजीन बिके या उनका टीवी प्रोग्राम चले, तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल पूछेंगे ही पूछेंगे। अब कंट्रोवर्शियल में कुछ भी हो सकता है। अब वो तो एक्टर है, अपनी मूवी का प्रमोशन करने आया है, उसको कोई अदर टॉपिक पे सवाल पूछ लिया कि अभी मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, इस पे आपका क्या कहना है। सपोज कोई XYZ सिटी में, सूरत में अभी है, या कहीं पे बेंगलोर में, हैदराबाद में ये सब लड़ाई झगड़ा हो गया, उस पर आपका क्या कहना है, कोई भी सोशल टॉपिक। अब इसमें क्या होता है वो बंदे ने, वो एक्टर ने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से गलत है, उसने ऐसा बोल दिया। अब ये मीडिया वाले क्या है ना, उसके सेंटेंस में से कुछ ना कुछ निकाल देंगे, हेडलाइन बना देंगे, इस एक्टर ने ऐसा बोला, उस एक्टर ने वैसा बोला, और इतना वायरल हो जाएगा। फिर क्या होता है ना, अब इंडिया में क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने ग्रुप्स हैं, कोई ना कोई ग्रुप वाला उससे नाराज हो जाएगा, यार हमारे लोगों के बारे में इसने ऐसा बोला, अब इसकी पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे। ऐसा होता है ना कितनी बार। फिर बोले ये स्टेट में इसकी मूवी रिलीज हुई तो देख लेना, वो बोलेगा भाई मैं तो मूवी रिलीज कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर बोलेगा मेरे पैसे लगे हैं, वो एक्टर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी बोला, मेरी पिक्चर का उससे क्या लेना देना। तो बोले नहीं, आपका लीड एक्टर है, ऐसी बातें करता है, कमा रहा है ना, हमारे यहाँ से नहीं कमाएगा। अब थिएटर ओनर्स को मिलती धमकी कि अगर इसकी पिक्चर हमारे थिएटर में रिलीज हुई यहाँ पे इस पूरे स्टेट में, तो तोड़फोड़ की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब थिएटर वाला क्या सोचेगा, यार मेरे करोड़ों रुपए लगे थिएटर में, मैं इसकी मूवी रिलीज करूंगा, कल को पत्थर वत्थर मार के आग वाग लगा दी तो मेरा तो सारा नुकसान हो जाएगा। भाई नहीं रिलीज करनी, अपने को पंगे में पड़ना नहीं है। अब पूरे स्टेट में पिक्चर रिलीज नहीं हुई, सोचो अब क्या होगा। उस प्रोड्यूसर ने जिसने पैसा लगाया है, एक स्टेट का कलेक्शन गया, मतलब कितने करोड़ रुपए गए, नुकसान हो गया। ये सब किस वजह से हुआ, एक स्टेटमेंट की वजह से। सिंपल सी बात है, अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। अब आज की डेट में ऐसा हो गया, जब ये आप देखना यूट्यूब पे सब पे ट्रेलर लॉन्च चल रहा होता है, इनका लाइव टीवी पे चल रहा होता है, जो सेलिब्रिटीज बैठे होते हैं ना, माइक उनके हाथ में देते ही नहीं है। एक है ना स्टेज पे मैनेजर होता है, माइक वो लेके घूमता है, फिर वो पूछता है मीडिया वालों को कि आप सवाल पूछो। किससे सवाल पूछना है, बोले ये एक्टर से पूछना है, सवाल पूछो। वो सवाल पूछेगा, उसके बाद माइक देते हैं, उसके पहले माइक ही नहीं देते एक्टर को। और एक्टर को क्लियर बोल रखा होता है कि देख भाई तू हीरो पिक्चर में है, स्टेज पे मत बनना। प्रोड्यूसर ही बोल देता है उसको क्लियर कि भाई तेरे मन में जो आए ना ऐसे बोल के मत आ जाना, सिर्फ मूवी से रिलेटेड बात करना, और कोई पर्सनल ओपिनियन किसी सोशल टॉपिक पे देके मत आना, बस ये ध्यान रखना है। अगर कुछ भी बोला और पिक्चर को नुकसान हुआ तो फिर भरपाई तुझे करनी पड़ेगी, मैं तो तेरी सैलरी में से पैसे काटूंगा, सीधी बात है। इतने करोड़ों रुपए तुम लोग सैलरी लेते हो, जो नुकसान होगा वो कटेगा, सीधा ही बोल देते हैं। अब सेलिब्रिटीज को भी ये पता है कि यार ये पंगे नहीं लेने, क्योंकि क्या होता है ना कि सेलिब्रिटी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, उसके पोस्टर चला रहे हैं, उसके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसकी पिक्चर रिलीज नहीं होने दे रहे, बाद में फिर बहुत मुसीबत हो जाती है, उनको काम नहीं मिलता। बाकी प्रोड्यूसर डरते हैं यार इसको नहीं लेना है, फिर पंगा हो जाएगा फालतू का। ये सब ग्रुप वाले आ जाते हैं, वो संगठन वाले आ जाते हैं, तोड़फोड़ होती है, सेट पे आके तोड़फोड़ करके जाते हैं, बोले नहीं करना है सब काम, वैसा होता है। तो उनको भी डर लगता है कि यार काम चला जाएगा, इतनी मेहनत से मूवी में स्टार बनने का मौका मिला है, फालतू स्टेटमेंट देके बिगाड़ने का क्या है। तो कोई भी सेलिब्रिटी अब देखना मीडिया में किसी भी सोशल टॉपिक पे कुछ नहीं बोलता है, वो लोग सिंपल बोलते हैं नो कमेंट्स। और अगर कोई मीडिया वाला क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी करे तो वो एक ही बात बोलते हैं, भाई हम मूवी के लॉन्च के लिए आज मिले तो इसी टॉपिक पे बात होगी, तो मूवी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम, हम बाकी किसी टॉपिक पे आंसर नहीं करेंगे। तो प्रोड्यूसर, एक्टर, स्टेज पे जो मैनेजर है, वो सब लोग प्लान करके बैठे होते हैं कि इधर उधर की कोई बात ही नहीं करनी, आंसर ही नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ नॉट टू स्पीक। अब जो जर्नलिस्ट है वो फोर्स कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के हिसाब से आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोले मेरे को नहीं बोलना है, समझ आ रही है, ये राइट भी तो है मेरे पास, तो इस चीज को अपने क्या बोलेंगे, दिस इज राइट ऑफ नॉट टू स्पीक। क्लियर? ठीक है, ये कंडीशन है। आगे वन में एक्सप्रेस वन सेल्फ इवन बाई साइंस, वो तो बच जाते हैं, इशारों से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट अगली बात हो रही है प्रेस की। प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, प्रेस मतलब मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, टीवी चैनल्स हो गए, ये सब की बात हो रही है। तो जो मीडिया वाले लोग हैं उनके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आपके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है
वो अलग है या सेम है? मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनली सेम पावर मिला है आपके जितना, या आपसे ज्यादा पावर मिला है? कॉन्स्टिट्यूशनली मिला है कि उनका उनका बोलते हैं ना, वो फ्रेम वैसा है कि उनकी पॉपुलैरिटी वैसी है। आप जैसे एक न्यूज़पेपर में कोई एडिटर है, वो कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो आपके पास भी तो पावर है, आप जाके भी तो लिख सकते हो, लेकिन आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है। एक इंडिविजुअल जितना पावरफुल है, मीडिया वालों को एक्स्ट्रा पावर्स नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशनली दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पावर्स, दे हैव पब्लिक, वो अलग चीज है। अब कैसा होगा, एक एग्जांपल है, सपोज आज तक चैनल है, आज तक चैनल का ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल पे या इंस्टा पेज पे कितने फॉलोअर होंगे? मिलियंस। ठीक है, तो आज तक वाला अगर कोई आर्टिकल अपने इंस्टा पेज पे पोस्ट करेगा तो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो आर्टिकल जो है शायद 10-20 लाख 50 लाख 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। अब वो सेम बात आप अपने इंस्टा पेज पे भी तो लिख सकते हो, कोई रोक रहा है आपको? नहीं, आप लिखो ना, सेम पावर है, आप भी लिखो, लेकिन आपके फॉलोअर होंगे 500, 1000, 1500, उससे ज्यादा नहीं। तो आपकी बोली हुई बात शायद 500 लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन आज तक वाला अगर कोई बात बोलेगा तो उसकी बात 5 लाख लोगों तक पहुंचेगी। आ रहा है डिफरेंस समझ में? ठीक है, तो ये चीज है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और मीडिया एग्जैक्टली सेम है, जितना आपके पास पावर है उतना ही उनके पास है। कोर्ट ने उनको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया, बस ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, उतना फर्क है और कुछ नहीं। पॉइंट पढ़ के देखो, आपको आइडिया लगेगा। इसमें बोला है, देखो ये वाले में दोनों पॉइंट रीड करो, फिर इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ। हाँ चलो, देखो क्या बोला है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू पब्लिश वंस ओपिनियन, पब्लिश करना मतलब न्यूज़पेपर में प्रिंट करना, राइट टू सर्कुलेशन, प्रोपोगेशन ऑफ वंस आइडियाज, आपके मन में जो भी आइडिया है ना किसी भी चीज को लेके आप उसको प्रमोट कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन करना, धरना देना, प्रोटेस्ट करना, कि भाई मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, मैं खाली बैनर लेके रोड पे बैठा हूँ कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है और हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में कि फ्यूचर में हमारी जनरेशन कैसे सर्वाइव करेगी। या जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो मैं एक बैनर लेके बैठा हुआ हूँ कि भाई इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, हम सोचते नहीं है हमारी आगे की जनरेशन के हेल्थ का क्या होगा। मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, पीसफुल शांति से बैठा हूँ, कोई पत्थरमारी नहीं कर रहा, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा, कर सकता हूँ, मेरा राइट है। पुलिस वाले आके भगा रहा है, बोले क्यों बता रहा है लोगों को इतना पॉल्यूशन हो गया है, चुपचाप बैठ। बोले मैं चुपचाप ही बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि ये सब चीजें हो रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, कर सकता हूँ, मेरा राइट है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड सिनेमेटोग्राफी, ड्रामा, सिनेमा, मूवीज, क्या मूवीज के थ्रू कोई मैसेज देने की कोशिश की जाती है या नहीं? अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो कितनी मूवीज में वो लोग ये चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो इसके इफेक्ट क्या हो रहा है और हमें अपने आप को कैसे इससे बचाना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। तो आप कर सकते हो, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस के थ्रू भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो रिपीट हो रहा है जाने दे रहा हूँ। प्रेस वाली बात बार बार लिखी हुई है, बोला है नो स्पेशल प्रिविलेज इज अटैच्ड टू द प्रेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कोई अलग पावर नहीं मिला उनको, सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, imposition of pre-censorship on publication is violative of freedom of speech and expression, ये एक टर्म है pre-censorship, इस पे अब बात करेंगे। सेंसरशिप का वर्ड सुना है आपने? सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ सुना है? नहीं? कुछ आइडिया किसी को? सेंसर मूवीज में होता है ऐसा कुछ? क्या होता है मूवीज में सेंसरशिप? बोलो। वो पहले सेंसर बोर्ड ऐसे देखता है कि मूवी में कुछ ऐसा सोशल रिलेटेड कुछ है तो हाँ, कट कर देते हैं। हाँ, एक सेंसर बोर्ड होता है, करेक्ट है, एक अथॉरिटी है दैट इज सेंसर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया, वैसे के सेंसर बोर्ड बोलते हैं। जो भी मूवीज आप थिएटर में देखने जाते हो वो मूवी पहले सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया को दिखाई जाती है, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है। सेंसर बोर्ड में एक पैनल होती है, 4-5 लोगों की कमिटी होती है, ज्यूरी या जूरी उनको बोलेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मूवी देखते हैं, फिर उसमें पॉइंट्स नोट करते हैं कि मूवी में ये लोग क्या स्टोरी दिखा रहे हैं, किस टाइप के सीन दिखा रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्या एक्शंस कर रहे हैं, ये सब वो लोग चेक करते हैं और उसके हिसाब से वो लोग नोट्स बनाते हैं कि बोले ये सीन में आपने ऐसा ऐसा बोला, ये गाने में आपने ये वर्ड यूज किया, ये कोरियोग्राफी में आपने ऐसा एक्शन किया, सब नोट होता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि देखो जो ऑडियंस आ रही है उसमें फैमिली ऑडियंस होगी, बच्चे होंगे, तो आप ऐसी सब चीजें नहीं दिखा सकते हो,
तो उसमें वो लोग सीन्स को मार्क करते हैं कि ये कट करो, ये हटाओ, ये चेंजेस करो, उसके बाद हम आपको परमिशन देंगे, फिर ही आप थिएटर में मूवी रिलीज कर सकते हो। तो विदाउट परमिशन नहीं होता। और देखना मूवी के स्टार्टिंग में अगर आपने देखा तो सर्टिफिकेट जैसा कुछ आता है, देखा उसमें ना ऐसा U/A या ऐसा कुछ लिखा होता है, मूवी का नाम आता है और कुछ लोगों के साइन वाइन होते हैं, ऐसा ही सर्टिफिकेट होता है। तो दैट इज द सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंसर बोर्ड। अपने देखेंगे यहाँ पे अगर ऑनलाइन कुछ अवेलेबल, मैं बता देता हूँ। सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, उसमें ना 3 कैटेगरी होती है, एक U कैटेगरी, एक UA कैटेगरी और एक A कैटेगरी। मूवी के सर्टिफिकेट की 3 कैटेगरी है। U कैटेगरी का मतलब ये है कि जो अपना ये मूवी आप रिलीज कर रहे हो ना, वो छोटे बच्चे बिलो द एज ऑफ 13 अकेले भी जाके देख सकते हैं, विदाउट पेरेंट्स या विदाउट एडल्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। UA का मतलब ये है कि पेरेंटल गाइडेंस में जाके देख सकते हैं। अगर 12 साल से छोटे बच्चे हो या 13 साल से छोटे बच्चे, ऐसा एज क्राइटेरिया है, तो पेरेंट्स के साथ जाके देख सकते हैं। और अगर 12-13 साल से बड़े बच्चे हो तो अकेले जाके भी देख सकते हैं। तो उतना कोई ऐसा हार्मफुल कंटेंट या ऐसा कुछ नहीं है। A कैटेगरी मतलब वो 18+। जिस मूवी को A सर्टिफिकेट मिला उस मूवी को थिएटर में बिलो 18 वाले को देखना अलाउ नहीं करते। आप PVR, आइनॉक्स ये सब थिएटर्स में जाओ तो कितनी बार ID कार्ड मांगते हैं। अगर उनको लगेगा एज का कोई इशू है और A सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड दिखा दो 18+ है तो आप जा सकते हो। अब कोई ऐसा वायलेंस वाला कंटेंट हो या सेक्सुअल कंटेंट हो या ऐसा कुछ हो या ऑब्सिनिटी हो या फिर वल्गैरिटी हो बहुत ज्यादा हो मूवी में, तो वो लोग क्या करते हैं ना, सेंसर बोर्ड वाले A सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एनिमल मूवी आई थी, तो एनिमल में वायलेंस बहुत ज्यादा दिखा दिया, ये सब चीजें हो गई, काफी मीडिया बात भी हुई कि क्या पिक्चर बना रहे हो तुम लोग। 2 ग्रुप में लोग डिवाइड हो गए थे कि यार पैसे कमाने के चक्कर में तुम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, सब कुछ ही डाल दिया पिक्चर में, बस पैसे कमाने हैं। अब डायरेक्टर बोल रहा है कि यार वही तो है, पिक्चर का नाम ही एनिमल रखा है, मैं वो कैरेक्टर को सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को, तभी तो नाम एनिमल रखा है, उसका नाम मैंने कोई हीरो तो रखा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वही तो दिखा रहा हूँ। तो लोग बोले फिर दिखाई क्यों रहे, जब ऐसा नहीं बनना है तो क्यों दिखा रहा है, लोगों को गोलियां मार रहा है, ये कर रहा है, गालियां बोल रहा है, सब कर रहा है, तो फिर बोले ऐसा ऐसा कैरेक्टर तू टीवी पे दिखा क्यों रहा है। बोले वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे कैरेक्टर से सोसाइटी को कितना नुकसान होता है, तो दिखा रहा हूँ मैं। और वायलेंस है तो इट इज जस्ट अ ड्रामा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ रियल लाइफ में गोलियां चलाओ लोगों पे, तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। तो काफी डिबेट हुआ। अब सीन्स में वायलेंस एंड नॉट इतना था, वल्गैरिटी भी इतनी थी, तो उन्होंने A सर्टिफिकेट दे दिया। अब बोला 18 साल से नीचे के बच्चे ये पिक्चर देखने थिएटर में नहीं जा सकते, वैसा है। तो दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। अब ये सेंसरशिप आपको क्या लगता है, सही है गलत है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, अब 5-10 साल के बच्चे को क्या समझ है कि ड्रामा है, ये मूवी है। छोटे बच्चे तो कॉपी करते हैं, जो उनको दिखाओगे वही करेंगे वो, तो उनके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी, तो उनका कल्चर खराब होगा ना, वो चीज करनी नहीं है। तो बोला इसलिए सेंसरशिप नेसेसरी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेंसरशिप और कुछ नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो क्या होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी हम देख चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जब कोविड के टाइम पे इंडिया में पॉपुलर हुए, तो रूल्स के हिसाब से ओटीटी सेंसरशिप की रेंज में नहीं आता था। मतलब थिएटर्स आते थे, टीवी कमर्शियल्स आते थे, टीवी आता था, लेकिन ओटीटी जैसा कुछ था नहीं ना, नया था, तो सेंसर के रूल्स में ओटीटी था ही नहीं। तो ओटीटी पे कोई कुछ भी रिलीज कर सकता था, और ओटीटी का कंटेंट कितना डिग्रेड कर दिया उन्होंने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो अपन ने देखा। इसमें कितने पुलिस केस हुए, कितने कोर्ट केस हुए। अब जाके फाइनली गवर्नमेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लाना पड़ा, और आईटी रूल्स में उस पर सेंसरशिप लगाई है कि भाई कोई भी कंटेंट में अगर कुछ गलत लगा तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो होगा। पहले भी हो चुका है ये, अपना आमिर खान के साथ भी हुआ। पीके मूवी आई थी, अब पीके मूवी में उन्होंने दिखाया है कि वो शिव जी का कैरेक्टर था। अब वो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई वो भगवान वाला जो कंसेप्ट था कि भाई ये उनको फॉलो करना सही है गलत है क्या नहीं, वो सब चीजें थी। तो वो शिव जी का एक कैरेक्टर दिखाया उसमें, वो शिव जी का कैरेक्टर जो है वो पब्लिक प्लेस में भाग रहा है, छुप रहा है, वैसा सब करके दिखाया। तो बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि यार तुम हिंदू धर्म के भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। अब शिव जी को अपन कितना ऊपर मानते हैं और वो ऐसे दिखा रहे हो तुम कि पब्लिक प्लेस में भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो तो अपमान हो गया ना। कुर्सी के पीछे छुप रहे हैं, बाथरूम में छुप रहे हैं, भले वो कैरेक्टर एक्टर था उसमें, लेकिन है तो भगवान के रूप में ना। तो तुमने तो हमारे भगवान का मजाक उड़ाया। अब हिंदू धर्म के संगठन वालों ने बोला कि आमिर खान जो है वो मुस्लिम धर्म से है और हिंदू धर्म के लोगों का मजाक उड़ा रहा है। उसने बोला अगर आपने देखा हो तो बोले मैंने बाकी धर्म के ऊपर भी कमेंट किया, उसमें मैंने मस्जिद भी दिखाई है, मैंने चर्च भी दिखाया, मैंने मंदिर भी दिखाया, तो किसी एक धर्म को मैंने इंसल्ट नहीं किया। तो लोगों ने बोला नहीं, बाकी अब तूने चर्च दिखाया, मस्जिद दिखाई, तो उनमें जो भगवान है उनका ऐसा इंसल्ट नहीं किया जो एक भगवान का किया।
तो वो हिंदू कम्युनिटी के जितने भी संगठन थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो आमिर खान के एकदम अगेंस्ट हो गए कि भाई ये तो हमसे ही पैसे कमाता है और हमारा ही जो है वो बेइज्जती करता है। अब उसके बाद जो उसकी मूवीज रिलीज हुई, हर मूवी के टाइम पे वो ग्रुप वालों ने हंगामा किया कि इसकी पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे, इतना पैसा कमाता है और फिर हमारा ही मजाक उड़ाता है। तो उसके बाद जो भी पिक्चर है इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये लाल सिंह चड्ढा जो मूवी रिलीज हुई थी वो तो वैसे भी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके रिलीज के टाइम पे बहुत हंगामा हुआ। कितने सारे थिएटर में मूवी को रिलीज नहीं करने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ पीके मूवी जो इतने साल पहले आई थी। और आमिर खान ने कितने इंटरव्यू में बोला कि मेरा इंटेंशन नहीं था, और आप एक मूवी को बंद करा के सबका नुकसान करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। वो चीज एक थी मूवी में जो हमने की, बट वो इंटेंशनल नहीं थी किसी को हर्ट करने के लिए। उसने पब्लिकली माफी भी मांगी, बट फिर भी अब देखो जो कर दिया उसके बाद जो सुनने वाला नहीं तो नहीं सुनेगा, तो वो सब चीजें होती है। तो सेंसरशिप में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आप लाइन क्रॉस ना करो, कि करोगे तो फिर किसी ना किसी को बुरा लगने वाला है, वैसी बात है। अब बात यह है कि प्रेस और मीडिया में भी सेंसरशिप होती है क्या? मतलब मीडिया चैनल पे क्या दिखाना है, न्यूज में क्या कवर करना है, उससे पहले भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। मीडिया वाले जो सच है वो दिखा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं होती। बट आज की डेट में सिनारियो थोड़ा उल्टा है। आजकल कोई मीडिया वाला एंटी गवर्नमेंट न्यूज नहीं दिखाता। आप न्यूज चैनल पे जाके देख लो, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आता है। अब सबको ऐसा है कि यार मुझे पैसा कमाना है, मेरे को मेरा चैनल चलाना है, टीआरपी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, सरकार से पंगा नहीं लेना है, फालतू का फिर कुछ आएगा हमको पंगा नहीं लेना। तो सब लोग है ना एंटी गवर्नमेंट न्यूज से बचते हैं। और कोई न्यूज चैनल वाला ये बात नहीं करेगा कि महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, सड़कें खराब है, काम नहीं होते, कुछ नहीं बोलेंगे। मैटर क्या चलता है? इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ऐसा वैसा, यही वो चलता रहता है, बात घुमाते रहते हैं। वो कोई मतलब ही नहीं, अपोजिशन के अगेंस्ट बोलते रहेंगे। तो सेंसरशिप है नहीं मीडिया में, बट इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है। अगला केस, ये सब बॉक्स में ना केसेस हैं। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में कोई मैसेज देने वाली बात होती है या सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं? एड, टीवी कमर्शियल, जो एड्स आप देखते हो टीवी पे, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि यार टीवी पे जो एड्स आती है उसमें ना कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसके ऊपर सेंसरशिप लगाई जाए। भाई सामान बेच रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में भी ब्रेन वॉश किया जाता है। लोगों को जो है उनका दिमाग घुमाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं आदत डाली जाती है। इसको रोकना पड़ेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने देखा हो कि परफ्यूम की ऐड आती है, फिर एक वो गोरे होने की क्रीम, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ठीक है, वो सब क्रीम की ऐड आती है। तो वो लोग ना उसमें थोड़ा प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि आप ये क्रीम लगा लो, इतने गोरे हो जाओगे, उतने हो जाओगे। थोड़ा गलत एडवर्टाइजमेंट भी है, गलत मैसेज भी दिया जा रहा है सोसाइटी में कि गोरा होना कुछ अच्छा है, अदरवाइज कुछ खराब है, उस टाइप का मैसेज देने की बात भी हो जाती है। अच्छा, दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, फिर अगर नहीं रोका तो इसकी भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे लोग। और यंग बच्चे टीवी पे देख के क्या सीखेंगे फिर? अब टीवी पे कोई बड़ा एक्टर है जो ऐसा कुछ ड्रिंक बेच रहा है, अल्कोहल बेच रहा है, तो उसके फॉलोअर्स भी शुरू कर देंगे। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स को, कि इस पे सेंसरशिप आएगा। आपने कभी देखा हो, मुझे बताओ, टीवी पे टोबैको प्रोडक्ट्स की ऐड देखी है आपने? आती है? कौन से टोबैको प्रोडक्ट की ऐड आती है? हाँ, विमल। पर विमल क्या बोल के बेच रहा है? पूरी ऐड देखी आपने? पर टोबैको बेच रहा है, तंबाकू खाने की बात कर रहे हैं टीवी पे, तो पूरी ऐड देखी आपने? विमल इलायची, विमल इलायची बेच रहा है, पान मसाला, वो टोबैको नहीं बेच रहा है। विमल पान मसाला की ऐड नहीं आती, विमल इलायची की ऐड आती है। अगर ध्यान देना नेक्स्ट टाइम तो आप देखना, विमल की ऐड जो टीवी पे आती है, होर्डिंग्स लगते हैं, कहीं पे भी विमल पान मसाला नहीं लिखा है, विमल इलायची लिखा है। और नीचे लिखा भी होता है कि वी डू नॉट प्रमोट टोबैको प्रोडक्ट्स, ऐसा मेंशन किया होता है कि इसमें तंबाकू नहीं है और हम इसको प्रमोट नहीं करते, वैसे बोला हुआ है। ठीक है, समझ आया? अब ये जो सिचुएशन है क्या है, एक्चुअली ऐसा है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को लेके कि इंडिया में आप टोबैको और अल्कोहल टीवी पे प्रमोट नहीं कर सकते, पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, बैन है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, रिस्ट्रिक्शन है। अब कंपनी वालों ने इसका जुगाड़ क्या निकाला, यार अपने को तो बेचना है। जैसे विमल का बात किया आपने, ठीक है, विमल वाला, विमल टोबैको टीवी पे ब्रांड नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता टीवी पे कि फिर तंबाकू खाओ, अलाउड नहीं है। उसने क्या किया, सेम पैकिंग यूज करके एक दूसरा प्रोडक्ट बना दिया, विमल इलायची। इलायची नॉर्मल इलायची है, शुगर कोटेड इलायची है, उसके अंदर तंबाकू है भी नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है, बड़ा स्मार्टली उसने क्या किया ना, जो विमल का उसका टोबैको का पैकेट है ना, सेम पैकेट लिया, सेम डिजाइन, यहाँ लिखा था टोबैको,
यहाँ उसने लिख दिया इलायची, बाकी पूरा पैकिंग सेम है। अब टीवी पे ऐड किसकी कर रहा है? इलायची की। टोबैको की तो बात ही नहीं करता, उल्टा इसमें लिख देता है दिस डू नॉट कंटेन टोबैको, वी डू नॉट प्रमोट टोबैको, हो गया। लेकिन पैकिंग पूरा सेम है ना, तो वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है। विमल इज अ ब्रांड जिसका वो प्रमोशन कर रहा है। अब जो गुटखा खाता है वो जब खरीदने जाएगा तो उसको हर दुकान पे विमल का पैकेट दिखेगा, ये वाला टोबैको वाला, बट पैकिंग एग्जैक्टली सेम, कलर डिजाइन सब कुछ सेम, तो उसके दिमाग में तो आ जाएगा अरे तो वही विमल है जिसके बारे में हम देखते थे। आई बात समझ में? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन टोबैको की नहीं, अपने ब्रांड की सेफ प्रोडक्ट के नाम से। इसको बोलते हैं सरोगेट मार्केटिंग, सरोगेट एडवर्टाइजिंग, एक टर्म यूज होता है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच नहीं सकते डायरेक्टली टीवी पे, उसके बदले उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट सेम पैकिंग में सेम नाम से बेच रहे हो, वैसा होता है, तो ब्रांड का प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग या सरोगेट मार्केटिंग, ये पॉइंट है। अब समझ आया? अल्कोहल में भी ऐसा होता है। किंगफिशर वाला है, अब किंगफिशर वाला वैसे तो बियर बेचता है, पर बियर की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे कर नहीं सकता, तो वो बेचता है किंगफिशर सोडा, किंगफिशर मिनरल वाटर। ठीक है, किंगफिशर का वो कैलेंडर लॉन्च करता है, वैसे सब होता है। किंगफिशर का ब्रांड प्रमोट कर रहा है, वो बियर का प्रमोशन नहीं कर रहा है, बट वाटर और सोडा उसका बिकता भी नहीं है, सीधी बात है। बट किंगफिशर दिमाग में लोगों के छप जाता है कि इसको टीवी पे देखा है। अब कहीं बियर की शॉप पे बियर दिख जाए किंगफिशर की, तो बाकी ब्रांड छोड़ के वही खरीदेगा, मार्केटिंग अपने आप हो जाती है। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने ही पड़ेंगे, बिकॉज लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसा एडवर्टाइजमेंट से तो बहुत इन्फ्लुएंस होता है, इम्प्लाइड सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिप्लाई। किसी न्यूज़पेपर वाले ने आपके खिलाफ कुछ छाप दिया कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो, आपने ये किया वो किया। अब आप एक पब्लिक फिगर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपने उस न्यूज़पेपर वाले को फोन किया, बोले आपने मेरे बारे में ऐसा लिखा। बोले हाँ सर, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उस बेसिस पे हमने एक आर्टिकल लिखा। तो आपने बोला मुझे इसके ऊपर अपना जवाब देना है, और कल के न्यूज़पेपर में मेरा रिप्लाई प्रिंट करो कि जो आर्टिकल आपने छापा उसके ऊपर मेरा क्या जवाब है। अब न्यूज़पेपर वाला मना कर रहा है, बोले नहीं नहीं सर, हम आपका रिप्लाई छाप देंगे तो हम झूठे पड़ जाएंगे ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते तभी तो पेपर बिकता है, अब रिप्लाई नहीं छापेंगे तो गलत नहीं हो गया? आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, पेपर में 1000 लोगों ने पढ़ा, अब मैं उन्हीं 1000 लोगों तक अपना जवाब पहुंचाना चाहता हूं तो आप प्रिंट नहीं करोगे, वो गलत बात होगी। तो इसको बोलते हैं राइट टू रिप्लाई। तो जिस पब्लिकेशन ने आपके खिलाफ लिखा उस पब्लिकेशन को अगर आप अपना रिप्लाई सबमिट करते हो तो उनको प्रिंट करना ही पड़ेगा, ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक नेशनल एंथम वाला इशू आया। थिएटर में जाते हो आप मूवी देखने? कभी गए होगे? स्टार्टिंग में वो अपना नेशनल एंथम प्ले करते हैं। अब ये मैटर बीच में शुरू हुआ, पहले से नहीं होता था, कुछ साल पहले 8-10 साल पहले शायद ये ट्रेंड स्टार्ट किया वैसा, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल एंथम। अब जब ये मैटर आया ना मीडिया में, तो पहले पहले क्या हुआ, नेशनल एंथम जो प्ले किया, अब वो थिएटर में ना नेशनल एंथम प्ले करना कितना जरूरी है वो अपना अपना ओपिनियन है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं न्यूट्रल हूँ इस चीज पे, लॉजिकल नहीं लगा लेकिन गलत भी कुछ नहीं, वैसी बात हो गई। अब देखो मैं स्कूल तो जा नहीं रहा हूँ, नेशनल एंथम और वो जो पेट्रियोटिज्म बच्चों को सिखाना होता है स्कूल में सिखाओ, तो समझ में भी आता है कि बच्चा वो देशभक्ति सीखेगा। अब थिएटर में मूवी के स्टार्टिंग में नेशनल एंथम प्ले करना है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं कॉमेडी मूवी देखने आया हूँ, तो मेरे माइंड में तो कॉमेडी मूवी, मैं तो भाई हंसने के लिए आया हूँ, अच्छा टाइम पास करने के लिए आया हूँ। अब आप उसके पहले जन गण मन बजा रहे हो, अब मैं पेट्रियोटिज्म वाले मूड में जा रहा हूँ। हाँ, देशभक्ति वाली फिल्म हो तो और मजा है कि देशभक्ति के लिए जन गण मन बजाए, फिर आप पिक्चर दिखाओगे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो टॉपिक कनेक्टेड है। 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ऐसी कोई पिक्चर आ रही है तो थीम के साथ कनेक्टेड है। बट अब लव स्टोरी में इसका क्या काम है? अब लव स्टोरी में देशभक्ति मिक्स कर रहे हो, कॉमेडी पिक्चर में देशभक्ति मिक्स कर रहे हो, एक्शन मूवी मिक्स कर रहे हो, तो हर मूवी के साथ वो थीम में नहीं जा रहा। बट फिर अब ऑब्जेक्शन भी क्या ले भाई, अपना नेशनल एंथम है, अपने तो उसके लिए प्राउड है। अब थिएटर में बजा भी रहे हैं तो अपन क्या ऑब्जेक्शन लेके नहीं मत बजाओ, ठीक है ना, 1 मिनट खड़े रहना है, बजाओ, उसमें क्या, हम रिस्पेक्ट देंगे, कोई मना तो नहीं कर रहा, तो गलत भी कुछ नहीं और ऐसा नेसेसरी भी नहीं है, दोनों चीजें हो गई। पर जब नेशनल एंथम प्ले करने की बात थिएटर में शुरू हुई तो लोगों ने ना उसको कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। अब वो ना पीछे की रो वाले जो बैठे होते हैं ना, क्लास में भारत माता की जय चिल्लाते थे कि अपना जैसे नेशनल एंथम पता होता है तो पीछे वाली रो वाले वेट कर रहे होते हैं कि हम नारा लगाएंगे और बाकी लोग भी चिल्लाएंगे, वैसा तो वो होता है। अब चलो वो तो अच्छी बात है, यूनिटी वाली बात है, बट ये लोग ना पीछे से देख रहे हैं, कौन जन गण मन के टाइम पे खड़ा नहीं रहता है। अब अगर आप अपनी सीट से उठे नहीं या 2 सेकंड लेट हो गए, 5 सेकंड लेट हो गए, कुछ काम कर रहे हो, शूज उतार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लोग मारने पीटने आ जाते थे। तो थिएटर में ना मारा मारी के केस शुरू हो गए थे शुरुआत में कि इसने इसको पीट दिया, लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई। बोले क्यों? नेशनल एंथम प्ले हो रहा है और ये खड़ा नहीं हुआ। अरे भाई 2 सेकंड रुक जाओ यार, वो अपनी जगह से खड़ा हो रहा है, तुमने पहले सीरियसली ले लिया, तुमको क्या राइट है किसी को मारने का? वो नहीं खड़ा हो रहा है तो वो उसकी गलती है ना,
तो आप उसको मारने जाओगे, आप पुलिस थोड़ी ना, आपके पास थोड़ी ना एक्शन लेने का राइट है। और थिएटर में ये मैटर शुरू हो गया। फिर आया कि भाई ऐसे कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, सबकी अपनी चॉइस है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आपको नहीं वो चीज को अपने हाथ में लेना है। फिर दूसरा मैटर आया, अब कोई गा नहीं रहा है, खड़े सब है, तो जरूरी है नेशनल एंथम गाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल है। तो खड़े रहना इज लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू योर नेशनल एंथम एंड दैट इज ओके, वो होना भी चाहिए। लेकिन गाना पड़ेगा ये तो फिर पर्सनल चॉइस होगी ना। अब भाई मेरी आवाज ऐसी नहीं है कि मैं गाना गाऊं, और मैं गाना गाऊं तो आजू बाजू लोग सुन पाए, मुझे पता है, तो मैं नहीं गा रहा हूं, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, गाना ही पड़ेगा। हाँ, रिस्पेक्ट में खड़े रहना इज मैंडेटरी, गाना गाना नेसेसरी नहीं है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, ये आपके सामने केस है। सोचो सुप्रीम कोर्ट भी कितना गुस्सा होता होगा, बोला तुम लोग यार ये सब लेके आ जाते हो थिएटर में, उसने उसको मारा पीटा, वो गाता नहीं है, उसकी आवाज अच्छी नहीं है, उसको गाना नहीं, ये सब क्या लेके आ जाते हो। नेशनल एंथम में भी सबको पता है खड़े रहना, अब गा नहीं रहा तो उसमें थोड़ी ना कोई झगड़ा होना चाहिए। तो नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े रहना जरूरी है, गाना गाना नेसेसरी नहीं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट आया नेशनल फ्लैग को लेके, अपना इंडिया का फ्लैग। केस है 2004 का, नवीन जिंदल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नवीन जिंदल ने क्या किया, अपने बंगलों के ऊपर ना टेरेस पे फ्लैग लगा दिया, अपना इंडिया का फ्लैग लगा दिया। उस पर केस हो गया, बोले यार प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तूने इंडिया का झंडा लगा दिया। बोले इंडिया का ही तो लगाया, पाकिस्तान का थोड़ी लगाया, और अपने घर पे लगाया टेरेस पे, फुल रिस्पेक्ट के साथ, कौन सा जमीन पे रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो बोले नहीं, नेशनल फ्लैग जो है ना वो खाली सरकारी ऑफिस पे और वही सब जगह पे लग सकता है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकते। तो ये बोला ऐसे कैसे, मैं इंडिया का नेशनल सिटीजन हूँ, प्राउड इंडियन हूँ, मेरे देश का झंडा मेरे घर में नहीं लगा सकता, ये कौन सा रूल हो गया। तो जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपने डिग्निटी के साथ रिस्पेक्ट के साथ लगाया है कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आज की डेट में तो ये पॉइंट रेलेवेंट ही नहीं, अब तो मोदी जी खुद बोल रहे हैं हर घर तिरंगा, है ना, हर 15 अगस्त को आता है कि अपने घर पे या झंडा लगा लो, 26 जनवरी को आता है तो करते ही, तो अब तो मैटर ही अलग है। लेकिन 2004 में ये भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सोचो ऐसे ऐसे मैटर जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, मतलब मूवीज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंसरशिप। तो जो मूवी सेंसरशिप की बात अपन कर रहे थे ना, वो ये केस 1971 का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के अब्बास। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट कंप्लीट। अपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, ये बोले हुए कि इन सब रीजंस की वजह से किसी पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर लगाया हो, ठीक है, तो चलेगा। इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटीग्रिटी, पीसफुल जो भी मैटर है प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, दूसरे देश के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी मेंटेन करने के लिए, तो हो सकता है तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, कोर्ट ने ना बोला हो, अपन ने बात की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के जो भी डिसीजन है उनके अगेंस्ट नहीं जाना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, चलेगा। डिफेमेशन ना हो जाए, डिफेमेशन का मतलब किसी की रेपुटेशन पे अटैक। टॉर्ट्स वाला चैप्टर अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने पढ़ा था, डिफेमेशन मतलब अटैक ऑन रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। और लास्ट में है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस मतलब किसी को ऑफेंस करने के लिए उकसाना। इंसाइटमेंट मतलब किसी को उकसाना, एनकरेज करना कि वो ऑफेंस करे। तो अगर ऐसा आप कुछ करोगे तो गलत है, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे आपको ये सब करने से रोकने के लिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको रिलेट हो जाएगा कौन से पॉइंट की बात हो रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही थी। आप है ना वो स्टेज पे जाके भाषण दे रहे हो, फिर भाषण में बहुत सारे लोग बैठे हैं, 50,000 लोग बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी पब्लिक है, आप पब्लिक फिगर हो। आपने बोला यार हमारे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरे धर्म वाले हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अगर कभी ऐसा हुआ तो हमें भी तलवार उठानी पड़ेगी, चाकू उठाने पड़ेंगे, डंडे उठाने पड़ेंगे, ऐसा तो बोल दिया आपने। अब वो पब्लिक जो है भड़क गई, बोला हाँ आने दो इनको देख लेंगे, सच में तलवार लेके निकल पड़े। आपके बोलने की वजह से इतना हंगामा हो गया, तोड़फोड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, सामने लोग तलवार लेके पहुंच गए, तो आपको नहीं लगता है गलत हो गया? तो क्या ऐसा बोलने का राइट है आपको? नहीं। तो दैट इज अ हेट स्पीच, ऐसा बोलते हैं, जिससे लोगों ने ऑफेंस किया और आपने उनको उकसाया, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, भड़काऊ भाषण बोलते हैं, भड़काने वाला भाषण नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये रीजंस थे। फिर एक पॉइंट आया कि जो कॉर्पोरेशंस होती है, कंपनीज होती है, एंटिटीज होती है, क्या उनको भी आर्टिकल 19 का राइट मिलता है या नहीं मिलता है, वो बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली ऐसा बोला कि कॉर्पोरेशन कोई सिटीजन तो है नहीं, तो उसका आर्टिकल 19 वाला कोई पॉइंट बनता नहीं है, तो बोला कि उसको इस आर्टिकल में कवर नहीं कर सकते।
बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज भी किया, लेकिन उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्लेस में शांति से आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हो, बैठ सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, चलेगा, लेकिन तोड़फोड़ नहीं करनी कहीं पे। ठीक है, पत्थरबाजी करोगे, तोड़फोड़ करोगे तो प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। ठीक है, तो एक अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है, सेकंड वाला भी कंप्लीट है। एसोसिएशन वाले में उस दिन मैंने जितना बताया था उतना ही, आपको सिर्फ एक बार थियरी रीड करके आनी, बाकी कुछ नहीं समझ आया तो मैं वर्ड टू वर्ड समझा दूंगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी सेम, पूरे इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लैंग्वेज पढ़नी, रहने जाना इंडिया में कोई भी स्टेट में रह सकते हो सकता है आप में से कोई सूरत को बिलोंग नहीं करता, आपका गाँव किसी और सिटी में हो, किसी और स्टेट में आप रह रहे हो ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। और लास्ट में था फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन ऑक्यूपेशन। आप इंडिया में जो भी ट्रेड बिजनेस करना चाहो कर सकते हो। हाँ, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन से हैं वो देख लो। जैसे आपको सीएस की तरह प्रैक्टिस करना है तो पहले आपको ये 3 लेवल की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसा रहेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो है कुछ रिस्ट्रिक्शन कि कल से अपना क्लिनिक खोल दोगे, बोले इलाज तो क्या है यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे कौन सी, देख लो यहाँ पे, बाद में पैकअप करना जल्दी। ठीक है, हाँ ध्यान तो दो, आधा ध्यान तो बैग पैक करने में लगा हुआ है। हाँ, स्कूल वाली हरकतें कर रहे हैं, चलो। हाँ, डॉक्टर तो पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट ऐसा पापा को बोला पापा एक क्लिनिक खुलवा दो, डॉक्टर बनना है। ठीक है, बोला एक डॉक्टर डॉक्टर घर में खेलते हो थोड़ी ना, बोले दवाई कैसे दोगे, बोले उसमें क्या यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे सिम्टम्स, कोई आएगा पेशेंट बोलेगा भाई ये तकलीफ है, गूगल पे टाइप कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ है। ठीक है, अब गूगल पे टाइप कर दिया आपने क्या क्या हुआ है, गूगल वाला तो अलग ही है, कभी कुछ भी बीमारी लग रही है ना गूगल पे चेक नहीं करना चाहिए, वो तो वायरल फीवर को भी सीधा ना स्टेज 4 कैंसर पे ले जाता है कि आप तो बचोगे ही नहीं वापस। ठीक है, छोटी छोटी बीमारियों में इतना बड़ा बड़ा बता देगा ना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो अपने डर जाते हैं। अननेसेसरी गूगल नहीं करना है। डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी है वो कंपलसरी है, जो प्रैक्टिस करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, कंपलसरी है। और कोई ऐसा प्रोफेशन या कुछ है जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? लाइसेंस वाला, आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करनी है, मेडिसिन बनानी है, बिना लाइसेंस के हो सकता है? नहीं तो फिर घर घर में लोग दवाई बना के बेचेंगे। कोविड में देखा था, कोरोना की रेसिपी घर में ही थी, व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे थे, बोले एक काढ़ा बना के पियो, घर के सारे मसाले मिला दिए। इतना गर्म पड़ रहा था, बच्चे पी पी के परेशान, घर वाले पीछे पड़े हुए, दिन में 4 बार काढ़ा पिएंगे। फिर डॉक्टर ने बोला इतना भी नहीं पीना है, इंडिया का वेदर है, तुम गर्म मसाला डाल डाल के दिन में 4 बार बच्चों को पिला रहे हो, हालत खराब हो जाएगी, ये नहीं करना है। तो कोरोना का इलाज तो व्हाट्सएप मैसेज पे पूरा रेसिपी घूम रही थी, और लोग ब्लाइंडली, आप कुछ भी व्हाट्सएप पे बना के बेच दो, लोग ले लेते हैं कि चल भाई ये रेसिपी आई, बना के पिएंगे, फ्री बैठे थे लोग। तो लाइसेंस वाला बिजनेस होता है। अच्छा, फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, मेडिसिन की फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए। अच्छा, गन बनानी है तो आर्म्स एम्यूनिशन लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर इसके बेसिस पे एक बार पढ़ना है तो समझ में आएगा। वर्ड टू वर्ड में इंटेंशनली नहीं जा रहा हूँ, एक बार पढ़ के आओ, डाउट्स आएंगे मुझे पता है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, आर्टिकल 19। फिर 21 से नया है वो फिर कल देखेंगे अपने। बोलो कुछ पूछना हो यहाँ तक? ठीक है, समझ आ गया? बस इतना रखो, काफी है।